नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव आपका अपना शो ज़िंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ख़ास मेहमान हैं। एक गांव से, एक कहते हैं ना, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो आइए आपको ले चलता हूं आज की कहानी जसविंदर जी की जुबानी। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जो हमारे दर्शक हैं इनको अपने जीवन के बारे में बताएं। आज आप क्या कर रहे हैं? इतने कम उम्र में आप आपके जो श्रीमती जी हैं वो सरपंच की पोस्ट पे हैं। आप उनके साथ वर्क कर रहे हैं, साथ में आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं उनको अपने बारे में बताएं। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं आपको बताता हूं कि सरपंच बनने से पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था, जैसे मेरी मैडम सरपंच बनी, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एज ए सरपंच हम गांव में काम करें। स्कूल कॉलेज टाइम से मेरा एक सपना था कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं, अपना मेरा एक बिजनेस हो। उसको लेके मैंने अपना स्टार्टअप किया था। मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक छोटा सा यूनिट लगाया अपना, जो अंडे की डिस्पोजल ट्रे होती है उसको बनाने का एक यूनिट लगाया और उसमें अपना काम स्टार्ट किया। मेरे पिताजी सोशल वर्क से जुड़े हुए थे, तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलता रहता था। मैं उनकी हेल्प करता था सोशल वर्क में। तो पिछले चुनाव के टाइम गांव के लोगों ने मिलके पिताजी को कहा कि आप चुनाव लड़ें, तो लेकिन लेडीज़ रिज़र्व सीट आई। उसमें हमारी माता जी थी जो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मेरी मैडम का नॉमिनेशन कराया। तो एज ए सरपंच मैडम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो एक एजेंडा हमने इलेक्शन के टाइम ही सेट किया भी हम गांव में क्या क्या करना चाहते हैं। मैंने जो गांव हमारे देश के अच्छे गांव थे उनके बारे में थोड़ा स्टडी किया कि वो कैसे डेवलप हुए हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं। उसको लेके एक छोटा सा गांव का अपना एजेंडा बनाया कि हमारी पंचायत अपने टर्म में अगर हमें मौका मिला तो हम कैसे काम करेंगे। तो उसके अंदर वैसे काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने अपने गांव को देखते हुए भी गांव के लोगों को लगे भी ये चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें उठा के अपनी मैनिफेस्टो एक बनाया। उसके अंदर हमने गांव के लोगों को दिखाया कि हम ये करेंगे अगर आप हमें मौका देंगे। उसमें मेन मेरा एक यही पर्पस था कि मैं अपने गांव को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाऊं जिससे अम्बाला नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर हमारे गांव की एक पहचान बने। और स्टार्टिंग से उसी टारगेट को लेके हमने काम स्टार्ट किया और इसमें सरकार का भी बहुत सहयोग मिला। हमारे स्थानीय विधायक असीम गोयल जी हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। कोई भी प्रपोज़ल हम उनके पास लेके गए तो उन्होंने कभी भी हमें ना नहीं की। सबसे पहले जो हमारा विज़न जहाँ से क्लियर हुआ काम करने का, वो हमारे विधायक हैं जो स्टार्टिंग के अंदर 2016 में जनवरी में हमारी पंचायत चुनी गई थी। नवंबर दिसंबर के अंदर 2016 में विधायक जी ने लगभग 50 सरपंचों के गुजरात के अंदर विजिट कराई। गुजरात के अंदर पुंसारी गांव थे, पुंसारी गांव है जो इंडिया का सबसे मॉडल विलेज है। तो वहाँ के सरपंच से हमें मिलने का मौका मिला और किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया। मैंने चुनाव से पहले भी उस गांव के बारे में पढ़ा था, तो मेरा जो वहाँ जाने का स्वप्न साकार हुआ विधायक जी के कर्ण कमलों से हुआ। तो वहाँ जाके हमने देखा कि एक पंचायत कैसे ऐसे काम कर सकती है। अपने आप में जो हमने किताबों के अंदर पढ़ा था भी, गांव की पंचायत भी एक अपने आप में सरकार होती है और वो किस तरीके से अपने गांव को कितने ऊपर उठा सकती है। तो वहाँ से आके हमने अपना पूरा विज़न क्लियर किया कि कहाँ से स्टार्ट करना है और आते ही हम अपने काम में डट गए। किस किस डिपार्टमेंट से क्या क्या काम कराना है वो सब एजेंडा तैयार किया। तो उसके बाद हमने 2017 में काफ़ी काम हमारे स्टार्ट हो चुके थे और 18 के अंदर स्टार्टिंग में ही हमारे गांव में विधानसभा कमेटी का
दौरा हुआ। तो हमने सबसे पहले, मेरे माइंड के अंदर था कि हम ऐसी जगह बनाए कि बाहर से कोई भी अधिकारी आए, हम एक अच्छी जगह उन्हें बिठा के एक एहसास करा सकें कि हमने ये चीज़ बनाई है और अगर आप हमारे गांव के लिए कुछ भी दे के जाएंगे हम उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें प्रशासन का भी नाम होगा, सरकार का भी नाम होगा, हमारे गांव का तो होगा ही। तो इस तरीके से हम अलग अलग लोगों को गांव में इनवाइट करने लगे। ये जहां आप बैठे हैं, ये एक छोटा सा हमने सेटअप तैयार किया था स्टार्टिंग में। इसका विज़न हमारा यही था कि कोई भी आए यहाँ आके देखे भी, उन्हें बेटर फील हो कि एक अच्छा पंचायत ने सेटअप बना रखा है। तो लोकल लेवल के अधिकारी हमने इनवाइट किए, तो जो भी आता था वो सब प्रेज करके गए और जो भी प्रपोज़ल हमने उनके आगे रखे, हमारे प्रपोज़ल के ऊपर काम हुआ। और विधानसभा कमेटी के अंदर अलग अलग पार्टीज़ के एमएलए थे, लगभग 7-8 एमएलए थे। तो उन्होंने भी बाहर जाके पूरे हरियाणा के अंदर हमारे गांव का प्रचार किया कि ये गांव कैसे काम कर सकता है, सीसीटीवी कैमरा, अनाउंसमेंट सिस्टम। हमारे आने से पहले हमने महसूस किया कि हम चौकीदार को मैसेज दे के भेजते थे कि ये कोई योजना आई है या जो भी हमने लोगों तक सूचना पहुंचानी है वो प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती थी। चौकीदार एक घर में कुछ बात कह देता था, अगले में कुछ, वो कम्युनिकेशन में गैप रह जाता था और लोगों तक प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंच पाता था। और आपस में भी थोड़ा मनमुटाव रहता था भी, चौकीदार ने उसको कुछ और बोल दिया, मेरे को कुछ और बता के गया, वो मैसेज सही तरीके से नहीं कन्वे होता था। तो हमने अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया, यहाँ से एक आवाज़ में सबको एक जैसा मैसेज जाता है। तो जो उस योजना के अंदर आते हैं वो लोग आके उसका लाभ उठाते हैं। इसके अंदर मान ले किसी के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं रही। इसके साथ ही हमने लोगों को एक और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए और पंचायत का जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया। उसमें तकरीबन हमने लोगों को, हर परिवार को शामिल करने की कोशिश की भी जो भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है। आज लगभग गांव के 350-400 लोग हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिससे एक मैसेज पूरी तरह से पूरे गांव में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमें उसका काफ़ी मतलब बेटर रिस्पांस भी मिला। कुछ पॉजिटिव चीज़ों के साथ कुछ नेगेटिव भी चीज़ें आती हैं। उसमें जैसे जैसे हमने गांव की एडवर्टाइजमेंट करनी स्टार्ट की, तो उसके साथ एक थोड़ी सी नेगेटिविटी भी गांव में, जो एंटी लोग थे जिनको ठीक नहीं लगा, उन्होंने एक अलग तरीके से इसका भी प्रचार करना स्टार्ट कर दिया कि ये तो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हर किसी को बुला के और अपना नाम आगे करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमारा मोटिव क्लियर था कि हम गांव में बुलाएं और गांव के लिए कुछ मांगें उनसे। यहाँ बुला के हम उन्हें अच्छा दिखा के और उनसे और आगे मांग सकें भी, हमने ये अच्छा किया है और अगर आप हमें आगे दोगे तो हम और अच्छा करेंगे। तो हमारा मोटिव किसी को भी गांव में बुलाने का यही रहा कि वो हमारे गांव को कुछ ना कुछ दे के जाए। तो इसी तरीके से चाहे गांव लोकल लेवल पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी अधिकारी हैं वो तकरीबन हमारे गांव का विजिट कर चुके हैं। और इसके बाद स्टेट लेवल के भी अधिकारी आज 4.5 साल के अंदर लगभग हमने ये मुकाम हासिल किया है। आज किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर हमारी फाइल जाती है तो हमें उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। 4.5 साल के अंदर जो हमने, मैं ये तो नहीं कहता भी हमने 100% सही कर दिया, कोई गांव के अंदर कमी नहीं रही, लेकिन हमने मोस्टली ऐसे ही मुद्दों को उठाया। जैसे निकासी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, निकासी प्रॉपर गांव की, मोस्टली गांव में निकासी की समस्या है, शहरों में भी है, गांव में भी है। हमारे गांव का जो डिस्पोजल वाटर था वो 3-4 जगह अलग अलग फैला हुआ था। मैंने स्टार्टिंग से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मैडम के साथ बात की, पंचायत के सभी जो पंचायत मेंबर थे उनके साथ बात करके हमने एक जो निकासी का उसका प्रपोज़ल बनाया, उसको एक जगह इकट्ठा करने का हमने सिस्टम बनाया, उसी के ऊपर काम स्टार्ट किया।
तो उसके अंदर अब 4.5 साल में अब हम लास्ट पॉइंट पे पहुँचे हैं। काफ़ी बुराई भी मिली उसके अंदर, काफ़ी नेगेटिविटी भी आई, ये उल्टा सीधा पानी लेके जा रहे हैं, इसका क्या करेंगे। बरसातों में पानी गांव के अंदर वापस भी आया, जब तक वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज अब मेरा काम चल रहा है उसका, 2-3 दिन में वो फिनिशिंग पे आ जाएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने एक ऐसे मुद्दे को उठा के उसको एंड पॉइंट तक पहुंचाया है जो आने वाले 25-30 साल तक गांव की समस्या को ख़त्म कर दिया उसने। सर अपने स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल का भी था। सबसे पहले तो हमारा ये जो स्कूल है, ये इलाके के अंदर सबसे पुराना स्कूल है। सापर मुचुंडा तक के बच्चे जो बड़े बड़े गांव हैं वहाँ के भी हमारे स्कूल के अंदर पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतना पुराना स्कूल होने के बावजूद भी स्कूल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और बहुत पुरानी मांग थी भी स्कूल को 12वीं तक का बनाया जाए। हमने आते ही स्कूल को 12वीं का बनाने के साथ साथ इसको मॉडल बनाने के ऊपर काम किया। जो हमारा प्राइमरी स्कूल है वो 2 बार डिस्ट्रिक्ट में ब्यूटिफिकेशन के अंदर फर्स्ट आ चुका है। और पीछे ही ये शायद मनरेगा, ये कोरोना से पहले की बात है, दीप्ति उमा शंकर हमारी कमिश्नर हैं मैडम, वो मनरेगा के कामों की इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। तो उन्होंने स्कूल का विजिट किया तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन भी की। और वो जो स्कूल की विजिटर बुक है उसके अंदर 1 पेज के ऊपर अपना कमेंट दे के गए हैं पूरा। उन्होंने कहा भी मैंने जो जितना बेटर फील किया है स्कूल के अंदर, मैंने कभी सोचा नहीं था भी गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसे हो सकते हैं। सर अब जैसे आप कह रहे हो कि उसमें जो आज का जो अपना गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहा है जी। लेकिन अभी भी कुछ माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट पहुँचे, इस तरह भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको कैसे आप सॉल्व करने की सोच रहे हैं? ये चीज़ भी मैं जब गुजरात में गया था तो वहाँ हम देख के आए, जो गांव था उसके अंदर लगभग 700 बच्चे थे जो 12वीं तक पढ़ने वाले थे। और वो जो पंचायत थी 2 टर्म से लगातार पंचायत वहाँ चल रही थी। वो बता रहे थे कि जब स्टार्टिंग के अंदर उनके स्कूल के अंदर 200 बच्चे थे गांव के, 500 बच्चे लगभग बाहर जाते थे। और 9 साल की उनकी पंचायत के बाद जब हम गए थे वहाँ पे सिर्फ 7 बच्चे थे जो प्राइवेट स्कूल में जाते थे, बाकी सब सरकारी स्कूल के अंदर जाते थे। तो हमारा अभी विजन क्लियर है कि हम अपने स्कूल को उस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं जैसे लोगों को ये इच्छा है। हम भी, हमारा लक्ष्य ये है कि हम एक प्राइवेट स्कूल की तरह स्कूल को मॉडल बनाने के साथ साथ उसको आदर्श भी बनाएं। आदर्श के अंदर कि उसके अंदर सारी तरह की फिजिकल एक्टिविटी हो, पढ़ाई के साथ साथ बच्चा प्रैक्टिकली सीखे, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली सीखे जो एक्चुअल में उसके काम आए। जी सर हमारे चैनल के थ्रू मैं चाहता हूँ हमने जो आपको बताया भी, प्राइमरी स्कूल हमारा काफ़ी मतलब 2 बार ब्यूटिफिकेशन में फर्स्ट आ चुका है। जो सीनियर सेकेंडरी की बिल्डिंग है उसमें अभी काम चल रहा है और हमारा प्रपोजल सरकार को गया हुआ है स्कूल मॉडल स्कूल के अंदर लेने के लिए। उसमें टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा उसका, और उसके अंदर बास्केटबॉल का ग्राउंड होगा, इंडोर गेम्स के लिए हॉल तैयार होगा, सभी तरह की लैब्स होंगी उसके अंदर। तो इसका एक प्रपोजल हमारा गवर्नमेंट के पास गया हुआ है, उसके ऊपर काम चल रहा है। हमें उम्मीद है भी बहुत जल्द वो हमारा प्रपोजल पास होके हमारे स्कूल के ऊपर काम स्टार्ट होगा। सर मैं कहना चाहता था कि जो हमारा चैनल है इसके थ्रू देखो हमारा उगाड़ा ही नहीं बल्कि ऐसे हमारे देश में कितने सरकारी स्कूल्स हैं जिसमें एजुकेशन बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ जो आसपास के लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट या कहीं बाहर भेजते हैं। थोड़ा सा आप हमारे चैनल के जरिए आप उनको थोड़ा सा समझाएं, उनको मैसेज दें कि ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे जो है स्कूल्स हैं, ठीक है ना, कई चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, आप उस पर जाएँ। तो ऐसा कुछ मैं
यही मैसेज देना चाहूँगा। जब हमारी पंचायत चुनी गई, मैंने स्कूल के अंदर एक मीटिंग रखी स्कूल के सभी स्टाफ सदस्यों की। मैंने यही बात रखी थी कि ऐसा क्या हुआ कि हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके आना चाहते। यस। तो स्टाफ के अंदर से एक टीचर बोले कि हम टीचर होके भी अगर बच्चे यहाँ लेके आएंगे तो समाज क्या कहेगा। तो मेरा मानना है इसी चीज़ ने जो सरकारी स्कूलों की दशा आज ऐसी कर दी है कि समाज क्या कहेगा। आप भी सरकारी स्कूल से पढ़े हो, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो सरकारी स्कूल से निकल के आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं। कारण क्या है, स्टेटस सिंबल के लिए हमने सरकारी स्कूलों की ये दशा कर दी। अगर उसमें हम अच्छे घरों के बच्चे जाएंगे तो कंपटीशन रहेगा। आज उसमें ऐसे बच्चे रह गए जिनका आपस में कंपटीशन नहीं रहा तो स्कूल पिछड़ रहे हैं। सरकारी स्कूल कंपटीशन होना ज़रूरी है। अच्छे बच्चे रहेंगे तभी कंपटीशन होगा, तभी एक दूसरे को देख के अच्छा करेंगे। जो बच्चे हैं, कोई भी, मैं कहता हूँ बाहर से आके बच्चे का इंटरव्यू ले सकता है किसी भी तरीके का, कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी किसी तरह प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है। क्या बात है सर। जैसे ये देखो, आप करें 2016 में आप यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, आज 21-20 हो गए, मतलब 4 साल हो गए सर। तो इस दौरान कभी ऐसा पल आया या कोई ऐसी कहानी हो जिससे हम अपने जो देखने वाले उनसे शेयर करें, ताकि वो भी कुछ सीखे कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। कभी ऐसा हुआ हो आपका मन हताश हो गया हो कि बस अब मुझे ना छोड़ देना चाहिए, मेरा बिजनेस ही सब कुछ था, ऐसा अगर आया है तो उसको कैसे आपने सॉल्व किया? अगर नहीं आया तो किस तरह आपने इन 4 साल में जो पिछले, मतलब पहले जो भी था, हम उनको, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते क्योंकि हर कोई अपना काम करता है, बस एक कहते हैं ना सोच की बात होती है, विजन की बात। हाँ। तो सर आप ऐसी कोई कहानी है तो आप हमारे दर्शक से शेयर करें। कई ऐसे पल आए। देखो, स्टार्टिंग हमने इस चीज़ से की थी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, और मतलब राजनीति की एक अलग राह बनानी है जिससे सबको, जिसका जो हक है वो उसको मिले, इसमें अपने पराये का कोई भेदभाव ना हो। और हम स्टार्टिंग से इसी चीज़ को लेके चले हैं। सरपंची में मैंने एक चीज़ और महसूस की है, अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। जैसे कि गांव में कोई भी काम हो, अब कोरोना के टाइम ही लगा लो, लास्ट टाइम की जो मेरे थोड़ी सी याद है, एक अफवाह फैली कि सरकार ने पैसे दिए हैं भी लोगों को सैनिटाइज़र देने के लिए और मास्क देने के लिए, जबकि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई फंड नहीं आया था। और हमारे गांव के अंदर भी अफवाह फैली भी पैसे आए हैं, सरपंच खा गया और किसी को मतलब ये चीज़ नहीं थी। ये एक छोटी सी बात बताइए, ऐसी सी बहुत सी अफवाहें फैलती हैं। तो जब आप सच्चे दिल से काम करते हो और फिर इस तरह की अफवाह सुनने को मिले तो मन बड़ा हताश होता है कि आप मतलब किस पॉजिटिव वे में काम कर रहे हो। एक छोटी सी चीज़ भी आपको बड़ी हताश कर देती है। मैंने इन चीज़ों को महसूस किया है, एक बार नहीं कई बार किया है। हम कोई भी प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, उसका विजन होता है भी इसको इस मुकाम तक लेके जाना है, लेकिन उसके अंदर गांव में अफवाहें दूसरी तरह की फैल के उसको रूप ही और दे दिया जाता है। जैसे अब हमारा एनिमल हॉस्टल का एक प्रोजेक्ट पास हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरे गांव के लोग भी देखेंगे, बाहर के लोग भी देखेंगे इसको। हमारी ज़मीन है, गौचरान की ज़मीन है, लगभग 23-24 एकड़ की ज़मीन है। उस पर 2006 के अंदर जो ज़मीन है पंचायत की, टोटल लैंड, वो मुश्तरका मालकान की एंट्री होगी उसके अंदर। मतलब पंचायत की ज़मीन में मालिक भी आ गए, जो गांव के लोग थे जिनकी ज़मीन है वो हिस्सेदार आ गए उसके अंदर। तो मेरा जब गुजरात के आने के बाद ही माइंड सेट हो गया कि गांव के अंदर ये करना है और हम इस ज़मीन पे ये कर सकते हैं और ये काम हमने ऐसे करने हैं। ये एनिमल हॉस्टल का प्रोजेक्ट भी मैंने वहीं देखा था। स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे पास काफ़ी दिक्कतें आती थी भी। गांव में लोगों के पास पशु
घर में रखने की जगह कम होगी, परिवार बढ़ते जा रहे हैं और पशु घर से बाहर निकल के गलियों में आ गए, जिससे गंदगी भी फैल रही है और लोगों के आपस में झगड़े भी बढ़ रहे हैं। तो उन चीज़ों का मैंने देखा भी हम क्या सलूशन निकाल सकते हैं। रोड के ऊपर भी आप निकलेंगे, गोबर के ढेर होते हैं, और अगर किसी से बात करते हैं वो तो कहते हैं हमारे पास जगह ही नहीं, हम क्या करें, कहाँ जाएं हम, तो इसका सलूशन दे दो, हम इसका हल कर देंगे। तो उनकी समस्या हमें जनमन लगी भी, हाँ स्पेस नहीं है, गरीब लोग हैं, जगह खरीद नहीं सकते। तो उसका एक प्रोजेक्ट हमने बनाया, छोटा सा प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर देखा था, लेकिन उसके अंदर हमने एडिशन करके, हमारे यहाँ कैप्टन शक्ति सिंह एडीसी होते थे, उनके साथ मेरी चर्चा हुई, विधायक जी के साथ चर्चा हुई, उन्होंने पर्सनली मीटिंग कराई उनके साथ भी कैसे करके हम इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ा सकते हैं। तो वर्बली डिस्कशन हुई, तो उन्होंने बताया भी आप करना क्या क्या चाहते हो, इसका एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओ आप। तो हमने मैं 2-3 जगह विजिट भी करके आया। तो ग्वालियर से मिस्टर प्रभात जी हैं, उनसे हमारा मिलना हुआ, तो उन्होंने पूरा, मैंने उनके साथ डिस्कस किया भी हम ये करना चाहते हैं, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने हमारी तैयार की। तो उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें जो शामिल की। बेसिकली क्या था, जो गांव में जैसे लोगों के पास पशु रखने के लिए जगह नहीं, तो हम शेड बना के उनको वहाँ पे पशु रखने के लिए जगह देंगे। पशु रखने की जगह के साथ साथ हम उनके पशु को और उनके पशु व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें सहयोग करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें होगी भी, पशु का बीमा होगा और मेडिकल फैसिलिटी होगी, 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा होगी, सभी मेडिसिन वहाँ पे मिलेंगी, बिजली पानी की प्रॉपर व्यवस्था होगी, हवा की व्यवस्था होगी, वातानुकूलित सेट होंगे। उसके साथ साथ एक बड़ा बायोगैस प्लांट उसके अंदर लगाया जाएगा, जिससे पूरे गांव के अंदर गैस की सप्लाई होगी। तो सारी चीज़ों का हमने खर्चा कैलकुलेट किया, टेबल बना के भी किस चीज़ पे क्या कॉस्ट आएगी और कैसे हम लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके उसके अंदर एक सोलर पावर प्लांट का प्लान किया, जितने भी शेड बनेंगे उनके ऊपर सोलर लगेगा। जो बायोगैस है और सोलर है, इन दोनों चीज़ों से जो हमारी गांव की जितनी गैस की खपत है, गैस की खपत टोटली वहाँ से पूरी होगी, और बिजली की जितनी खपत है वो टोटली सोलर से पूरी होगी, पूरे गांव की जो बिजली की खपत है। और उसके साथ ही बायो फर्टिलाइज़र खेती के लिए तैयार होंगे। और पशुओं के लिए डॉक्टर की फैसिलिटी जैसे आपको बता दी। उसके बाद दूध का जो बिज़नेस कर रहे हैं उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अच्छे रेट में दूध यहीं खरीदा जाएगा उनका, और मिनी मिल्क प्लांट उसके अंदर लगाया जाएगा। लगभग 100 से 150 लोगों को उसके अंदर प्रॉपर पूरा प्रोजेक्ट चलने पर रोज़गार मिलेगा उसके अंदर। तो मेरा तो ये मानना है भी एक गांव के लिए इतना रोज़गार गांव में उपलब्ध होना एक बहुत बड़ी बात है। इस प्रोजेक्ट को लेकर हमने 3 साल पहले अपनी मेहनत करनी 3.5 साल पहले स्टार्ट की। इस प्रोजेक्ट को लेके सबसे पहले कैप्टन साहब ने इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने SBM की स्कीम के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इसको पुटअप कराया, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हो गया। टोटल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बनी 15 करोड़ रुपये। तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे पंचायत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ACS हैं सुधीर राजपाल जी, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट उनके पास है, तो वो हमारे गांव में विजिट करने आए। तो उस टाइम हमने उनके सामने प्रपोजल रखा, तो उन्होंने वो फाइल अपने साथ ले ली। वो कह रहे भी ऐसा प्रोजेक्ट है, आपने मेरे साथ क्यों नहीं डिस्कस किया था, इसको मैं सिरे चढ़ाऊँगा। तो आज 3 साल के बाद उसका लगभग 1 करोड़ रुपया हमारा सेंक्शन हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और उन्होंने कमिटमेंट की है कि 3 फेज़ के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट पूरा कराया जाएगा। तो मेरा मानना है अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, खाली
देश नहीं विदेशों से भी इसको देखने के लिए आएंगे और हमारा जो गांव है एक ऊंची मुकाम के ऊपर जाएगा। लेकिन इस 3 साल के अंदर इतनी चीज़ों को फेस करना पड़ा। कुछ लोग जैसे आपको बताया 2006 से ये ज़मीन इसी वे में थी। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने दिल से इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया। मेरा मोटिव यही है कि मेरा गांव ऊपर उठे और गांव के लोगों को गांव में ही रोज़गार मिले, गांव डेवलप हो। लेकिन इस ज़मीन के ऊपर उन्होंने इशू बना दिया। जो लोग इशू बनाने वाले थे वो पिछली पंचायतों में पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, सहयोगी भी रह चुके हैं। मोस्टली लोग ऐसे हैं जो पिछली पंचायतों के अंदर उनका पूरा योगदान रहा है। तब कभी भी उन्होंने इस ज़मीन को ये नहीं कहा भी ये हमारी ज़मीन है, मतलब उसके ऊपर किसी तरह का क्लेम नहीं किया। 2006 से ये बात चल रही है और 16 में हमारी पंचायत चुनी गई है। 10 साल के अंदर किसी ने ये चीज़ नहीं कहा भी ये हमारी ज़मीन है। और मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट जब देखे और मुझे पता लगा भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगेगा, तो मैंने कैप्टन साहब को बोल दिया, मैं कहा जी ये प्रोजेक्ट हम नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे बोला भी क्या बात है भी एकदम से इतनी मेहनत करके आप बैक फुट पे क्यों आ गए। मैं कहा ज़मीन का डिस्प्यूट है और मैं नहीं चाहता भी गांव के अंदर कोई भी बात हो, गांव का भाईचारा खराब हो। उन्होंने कहा भी मेरे को डॉक्यूमेंट दे, मैं पता कराता हूँ क्या है ये। तो एमएलए साहब के साथ भी डिस्कस हुई, तो कैप्टन साहब का आपस में कम्युनिकेशन हुआ कि उन्होंने कहा भी हम पहले सारे पेपर चेक कराते हैं। मेरे को भी बुलाया, रेवेन्यू के सभी अधिकारी को बुला के वो सारी जो डॉक्यूमेंट थे वो चेक कराए। तो उन्होंने कहा भी ये ज़मीन गलती से एंट्री हुई हुई है, गलत है जो एंट्री हो रखी है, ये ज़मीन कभी भी बट नहीं सकती भी लोग इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। गौ चरान की ज़मीन है, उसको लोग नहीं क्लेम कर सकते, ये पंचायत की लैंड है भी आप इस प्रोजेक्ट को करो। तो हमने स्टार्ट किया। जैसे ही सबसे पहले वहाँ पे मनरेगा का काम स्टार्ट हुआ, गांव के ही कुछ लोगों ने स्टे के लिए उसके ऊपर डाल दिया भी ये काम नहीं हो सकता यहाँ पे। तो हमने उस टाइम मेरा मन इतना हताश हो गया था, कुछ टाइम के लिए मैंने सारे काम छोड़ दिए भी आप जिनके लिए काम कर रहे हो और वही ऐसा कर रहे हैं तो आपका मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने छोड़ दिया सारा। फिर मेरे को एमएलए साहब ने बुलाया, कैप्टन साहब ने बुलाया कि वो लोग तो चाहते ही यही हैं कि आप घर बैठ जाओ भी ना करो। तो आपने तो उनकी इच्छा को ऐसे ही पूरा कर दिया था भी जो लोगों ने आपका साथ दिया है, जो लोग आपसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो मैंने दोबारा से उसको उठाया और हमने सुप्रीम कोर्ट तक उसकी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट तक हम गए और उसमें हमें जीत मिली। उसके बाद मनरेगा का काम हुआ। मनरेगा के काम के बाद अब ये प्रोजेक्ट हमारा पास हुआ, उन्होंने दोबारा फिर उसमें केस डाल दिया स्टे के लिए भी, एक प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा सर, आपकी सोच अच्छी है। मैं तो चाहूँगा, देखने वालों को भी कहूँगा मैं कि इनको सपोर्ट करें। आप नहीं आ सकते तो आप वैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं। सर आप हमारे शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थी कहानी, आपने सुनी और बहुत ही अच्छा लगा। आपको नई नई चीज़ें भी सुनने को मिली। अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।